नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और जानदार बनाने के लिए हम करने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक की कला एवं संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th में जो कला एवं संस्कृति दे रखी है हमें, वो हम करने वाले हैं। और प्यारे साथियों, प्रत्येक एग्जाम में लगभग 70, 80, 90% तक इन्हीं पुस्तक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य हम करने वाले हैं। स्टार्ट यहां से करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट वन लाइनर रूप से करेंगे और आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या है यहां पर देखिए, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा है? किन 3 भागों में बांटा है? तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। अब इसी में से आपको क्वेश्चन किस प्रकार एग्जामिनर पूछ सकता है? आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन है। पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि लोक कला मंडल के उदयपुर के संस्थापक कौन है? तो देवीलाल सामर जी हो जाएंगे। और इन्होंने लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा? लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में बांटा? एक तो पहाड़ी, एक राजस्थानी और एक पूर्वी मैदानी। इन 3 भागों में देवीलाल सामर जी ने इनको बांटा है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, क्या है हमारा 2 नंबर पॉइंट? गेर नृत्य के बारे में। मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य। बिल्कुल सही है। गेर नृत्य किसका है? गेर नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यह किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गोल घेरे में किया जाता है। और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, बांकिया, थाली। ढोल, बांकिया, थाली इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन 3-4 प्रकार से इसमें पूछ सकता है कि गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो ढोल, बांकिया, थाली। ढोल, बांकिया, थाली। गेर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। और गेर नृत्य किनका है? भीलों का लोक नृत्य है। और आपको भीलों की ट्रिक बता रखी है, गौरी घेर दियो हार पाली में। गौरी घेर दियो हार पाली में। ये हम पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, तब और बता दूंगा मैं। पहले तो कक्षा 10 की पुस्तक कर लें, उसके बाद पूरी व्याख्या के साथ टॉपिक वाइज पढ़ने वाले ट्रिकों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप प्यारे साथियों पूरी व्याख्या के साथ अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। 3 नंबर पॉइंट, गिद्दड़ नृत्य। पशु परीक्षर के एग्जाम में, 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार गिद्दड़ नृत्य से पूछा गया था। क्या है गिद्दड़ नृत्य के बारे में? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, डफ, चंग हो जाएंगे। और इसमें पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। लगा लीजिए इसको स्टार दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और होली के अवसर पर किया जाता है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि गिद्दड़ नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, या पुरुष व महिला दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो गिद्दड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, डफ, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर जो नृत्य करते हैं, जो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गणगौर कहते हैं। इसी प्रकार गेर नृत्य पढ़कर आए। अब गिद्दड़ पढ़ लिया। गेर में तो मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र का होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य।
कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए पशु परीक्षर के एग्जाम में, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे कच्ची घोड़ी से संबंधित है। तो वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, यानी यह नृत्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना, परबतसर का क्या है? एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। और यह किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर है? विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? केवल पुरुषों के द्वारा। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना क्षेत्र में। उसके बाद देखिए नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, गिद्ध नृत्य हम पढ़ चुके हैं शेखावाटी क्षेत्र। होली के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में। चंग नृत्य होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, यानी गिद्दड़, कच्ची घोड़ी, चंग, गैर नृत्य ये सारे के सारे केवल पुरुष ही करेंगे, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। और इनके गीतों में प्राय बड़ली जी के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। बड़ली के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। वो कौन सा आ जाएगा? डांडिया नृत्य आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डांडिया नृत्य आ जाएगा। कौन सा? डांडिया नृत्य। कौन से क्षेत्र का है? मारवाड़ का। और किसका गुणगान किया जाता है इसमें? बड़ली के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करें तो कतरियासर बीकानेर में कौन से संप्रदाय से संबंधित है? यह जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। किससे संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। कहां पर किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। फिर देखिए घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य कहां पर है? जोधपुर में किया जाता है। घुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या? नेक्स्ट पॉइंट सीईटी का क्वेश्चन है ये, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य, यानी वो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिससे भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन? जय नारायण व्यास जी ने पहचान दिलाई। जिसको यहां पर क्या आएगा? जिसको किसने? भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन? जय नारायण व्यास जी ने पहचान दिलाई थी। वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? ढोल नृत्य हो जाएगा। और ये कौन सी शैली में किया जाता है? तो थाकना शैली में किया जाता है। थाकना शैली में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? ढोल नृत्य। किसने इसको पहचान दिलाई थी? तो जय नारायण व्यास जी ने। कहां का? ये जालोर का है। उसके बाद नेक्स्ट नृत्य देखिए बम नृत्य है। बम बाजेगा दोस्तों, बम फटने वाला है क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बम नृत्य के बारे में देखिए, मेवात क्षेत्र का है बम। कहां का है? मेवात क्षेत्र का है। बम का शाब्दिक, बम का अर्थ क्या होता है? यहां पर नगाड़ा होता है। सीईटी 10+2 में क्वेश्चन आया था। और कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें? थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा। थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? हाथ में छाता और तलवार लेकर करता है तो वो हो जाएगा वालर नृत्य। और वालर नृत्य आपको बताया था किन का लोक नृत्य है? ये ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। और ट्रिक क्या बता रखी है आपको? मां गोवा में मोर जरा गड्ढे से कुदा लूं। मां गोवा में मोर जरा गड्ढे से कुदा लूं, यानी गोवा वाह आ रहा है दोस्तों, वाह आ रहा है, यानी वालर नृत्य है। और वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वालर नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए रूप किसका? तारा। तारा तेरा रूप बड़ा दयावान लगता है मुझे तो, यानी भवाई दयाराम, तारा, रूप सिंह किससे संबंधित हो जाएंगे? भवाई नृत्य से। पशु परीक्षर में, सीईटी 10+2 में, सीईटी ग्रेजुएशन में। और प्यारे साथियों एलडीसी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रूप सिंह, शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो भवाई नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पशु परीक्षर में आया था, ये लगभग दूसरी शिफ्ट थी शायद मेरे हिसाब से। तो हवा में कमल के फूल बनाना, 7 से 8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास व थाली के किनारों व तदा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो भवाई की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? भवाई की हो जाएगी। नेक्स्ट नृत्य है कौन सा? तेरा ताली नृत्य। तेरी ताली मांगी है, तेरी तो ताली, ताली यानी हाथ वाली ताली ऐसी बजाते हैं ना, वो मांगी
मांगी? किससे मांगी? लक्ष्मण से मांगी। तेरी ताड़ी मांगी लक्ष्मण से, तेरी ताड़ी मांगी लक्ष्मण से, यानी मांगी बाई और लक्ष्मण दास जी का संबंध किससे हो जाएगा? तेरा ताड़ी नृत्य से हो जाएगा। और तेरा ताड़ी नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कौन सा, यहां पर बात करें इसका उद्गम स्थल पूछे तो कहां से है? पादरला गांव पाली। कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो कामड़ जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। सारी बातें आपको फटाफट याद करनी है दोस्तों। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है ना तो 2 गुना की स्पीड मत करना, 1.5 गुना की ही कर लेना। मुझे पता है सभी इतनी स्पीड में तो देखते ही हैं, और हालांकि मैं भी यहां पर जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि प्यारे साथियों 48 पेज है, इतने जल्दी पेज नहीं हो पाएंगे। फिर देखिए जनजाति व लोक नृत्य से संबंधित देखिए, कथोड़ी थोड़ी थोड़ी शराब पीते यहाँ, यानी कथोड़ी जनजाति में महिला और पुरुष दोनों शराब पीते हैं ना, और उदय होते ही पीते हैं, यानी उदयपुर में है, ठीक है जी। मावलिया हो जाएंगे। संकरिया, कालबेलिया, बाईपास इसकी ट्रिक है। कालबेलिया की क्या ट्रिक है? बाईपास इसकी ट्रिक है। बा से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बा से यहाँ पर बगड़िया नृत्य, ई से इंडूणी नृत्य, पै से पणिहारी नृत्य, सै से संकरिया नृत्य हो जाएगा। गड्ढे से कुदालू, गरासिया का बताया ना, गड्ढे से कुदालू यानी लूर नृत्य गरासिया जनजाति का हो जाएगा। और कंजर यानी खंजर, जिसके पास खंजर होगा वही तो धाकड़ होगा, वो चक्कर कटा कटा के वो मार डालेगा। चक्कर कटा कटा के धाकड़ी होती है वो जाति, यानी जिसके पास खंजर होगा यानी कंजर, तो ये हो जाएंगे कंजर जनजाति के लोक नृत्य। माँ, गोवा में मोरजरा कुदालू, माँ यानी मांदल नृत्य गरासिया जनजाति का क्या है? लोक नृत्य है। मांदल नृत्य है गरासिया जनजाति का लोक नृत्य। एक बार हम कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ लें, उसके बाद फुल व्याख्या के साथ हम कला एवं संस्कृति करने वाले हैं। तो करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार ट्रिकों के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा और पूरी की पूरी थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कराने वाला हूं। फिर देखिए, मां गोवा में मोर आ गया, यानी मोरिया किसका हो जाएगा? गरासिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गरासिया का हो जाएगा। गौरी गेर दियो हार, पाली में किस प्रकार गेरा था? घूम घूम कर गेरा था, यानी ये भीलों की ट्रिक हो जाएगी। घूम घूम कर यानी घुमरा नृत्य भीलों का क्या हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा। फिर देखिए भीलों का नृत्य क्या था? गौरी गेर दियो हार, पाली में गौरी गेर दियो हार यानी हाथी मन्ना नृत्य और निज्जा नृत्य तो प्यारे विद्यार्थियों भील और प्लस में मीणा, इन दोनों का एक खेल नृत्य है। क्या? एक खेल नृत्य है। रमणी नृत्य भी किनका है? गौरी गेर दियो हार, पाली में हार यानी हाथी मन्ना, रे यानी रमणी नृत्य आ जाएगा। फिर कालबेलिया की अभी ट्रिक बताइए, क्या बताई थी? बाईपास। क्या बताई थी? बाईपास बताई थी, यानी बा से बागड़िया नृत्य, ई से इंडूणी नृत्य, पा से पणिहारी नृत्य, सै से संकरिया नृत्य। ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लच्छी राम, कुचामनी ख्याल से क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार याद करेंगे? कुचामनी यानी कोई कुचमादी बालक है, वो क्या करता है? लच्छी लच करता है ना। कुचमादी बालक लच्छी तो करता है और क्या करता है? यानी लच्छी राम जी इनसे संबंधित हो जाएंगे। और वो रिड़कता रहता है। क्या करता है? रिड़कता रहता है कि मैं तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। चांद लच करता है, कोई बालक लच करता है, वही तो कहता है मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए। मीरा मंगल रिड़कता रहता है दोस्तों, यानी चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? तो ये लच्छी राम कुचामनी ख्याल। और कुचमादी बालक तो उदय होते ही कुचमाद करने लग जाता है, यानी उगम यानी उगते ही, सूर्य के उगते ही वो क्या करने लग जाता है? कुचमादी करने लग जाता है। यानी उगम राम जी किस ख्याल के कलाकार है? तो कुचामनी ख्याल के हो जाएंगे। फिर देखिए दूलिया राणा नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? देखिए नानू, ओहो नानो भी हो, ओ रे नानो भी हो, उसको हम दुलार देते हैं, उसको तो हम दुलार देते हैं। क्या खावेगा बेटा? खावेगा बेटा, खावा के खावा बेटा, नानो सो भी है, उसको दुलार देते हुए कहते हैं ओह दुद्धू पीवेगा, ओह खाना खावेगा यानी शेखावाटी से दूलिया राणा, और नानू राम खावा यानी शेखावाटी।
आ गया ना, शेखा वाटी इससे संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जोगी जोगण कान गूंजरी, जोगी जोगण कान गूंजरी, मियाँ मिट्टू पठान, मियाँ बिट्टू मियाँ बिब्बू पठान रसीली तबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो ये जयपुर ख्याल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद शेखावाटी ख्याल देखिए, छोटे से बच्चे को क्या कह रहे थे? ओहो दूध पिएगा, दुलार दे रहे थे, दुलार दे रहे थे, यहाँ दूलिया राणा नन्नू नन्ने भले नन्हे यानी छोटे बच्चे को तो देखिए उसके पास ढोल भी बजाया जाता है, कभी कभी प्यार साथियों उसे हीर रांझा की कहानी सुनाई जाती है। भरत हरि जयदेव कलाली आल्हा देव किस ख्याल से संबंधित है? तो ये शेखावाटी ख्याल से संबंधित हो जाएंगे। और बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किस ख्याल में किया जाता है? बम कौन से? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र में कौन सी आ जाएगी? तो मेवात क्षेत्र की बात करें तो हिल्ला ख्याल लाल सोट दोसा, हिल्ला लाल सोट दोसा, हिल्ला मार रहे हैं, हिल्ला ख्याल है, हिल्ला ख्याल है, हिल्ला ख्याल आपको पता ही है, हिल्ला ख्याल लाल सोट दोसा का है। हिल्ला ख्याल कहां का है? लाल सोट दोसा का, जिसमें बम नृत्य किया जाता है। फिर देखिए, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह का संबंध किससे है? तो यहां तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ के शाह अली व तुकनगीर संत को 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की? तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की। ठीक है जी। तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में हमें बताना है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल में शिव को क्या कहते हैं? तुर्रा कहते हैं, और पार्वती को कलंगी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है जी। तुर्रा तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। ठीक है। और इसमें चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इंपोर्टेंट है, चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये कहां का प्रमुख है तुर्रा कलंगी ख्याल? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और गोसुंडा और निम्मच में ये किया जाता है। कौन सा? तुर्रा कलंगी ख्याल। शिव शक्ति संबंधी विचारों व काव्य में रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं, और इनके संवाद को क्या कहते हैं? बोल कहते हैं। इनके संवाद को बोल कहते हैं। गौरी लोकनाट्य, नेक्स्ट क्या है? गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य के बारे में बताना है तो बता दीजिए, इसके मुख्य पात्र को तो बुढ़िया कहा जाता है, और इसमें राया जो स्त्री का रूप होती है वो पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है, पार्वती व विष्णु की प्रतीक होती है, इंपोर्टेंट है। और कविता का पाठ कौन करता है? झामटिया। झामटिया किसमें? अपनी लोक भाषा में करता है। और कुटकुड़िया कुटकड़िया उसे क्या करता है? दोहराता है। उसे क्या करता है? दोहराता है, और सूत्रधार का काम करता है। और गौरी में केवल पुरुष पात्र ही होते हैं, अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेलार कहलाते हैं, खेला कहलाते हैं। नेक्स्ट हम गौरी से ही संबंधित है। क्या है गौरी से संबंधित है? गणपति, भमरियो, भयावड़ मीणा, कान गुजरी, जोगी, खंडलिया, भूत, लाखा, बंजारा, नटड़ी और माता और शेर के खेल किस नाट्य से संबंधित है? तो ये गौरी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? गौरी से हो जाएंगे। ठीक है जी। रम्मत का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो रम्मत का आयोजन जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी में किया जाता है। और रम्मत के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मनीराम, तुलसी महाराज, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि। कौन? तेज कवि इंपोर्टेंट है। तेज कवि, सुआ महाराज, फागू महाराज, तुलसी महाराज, मनीराम, इन संबंध का किन से है? तो इनका संबंध किससे है? रम्मत से है। किन से है? रम्मत से हो जाएगा। और जो तेज कवि थे उनके द्वारा एक रचना की गई थी स्वतंत्र बावनी की। कहां पर? कहां पर प्यारे साथियों? तेज कवि ने क्या की थी? स्वतंत्र बावनी की रचना की 1943 में, और यह रचना किसको भेंट दी थी? महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी को किसको भेंट दी थी? तो महात्मा गांधी जी को दी थी। और महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसने भेंट की थी? तो तेज कवि ने की थी। तेज कवि के द्वारा कौन सी रचना महात्मा गांधी को भेंट की गई थी? तो स्वतंत्र बावनी रचना की गई थी। ठीक है। और श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा चालू किसने किया था? तो तेज कवि ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। बिल्कुल बात है बीकानेर। और बीकानेर में कहां की? आचार्यों के चौक की। तो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। तो हम बात करें आचार्यों की चौक की, और बिस्सा की चौक की चौबल नौटंकी की रम्मत है। और की काणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। जमुना दास जी की रम्मत तो की काणी व्यासों के चौक की। चौबेल नौटंकी की रम्मत है बिस्सों के चौक की। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत है आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी बीकानेर में अवस्थित है दोस्तों। फिर देखिए, चार बेंत आ चुका है हमारा। चार बेंत कहां पर है? टोंक में। चार बेंत लोकनाट्य कहां
कहाँ का, टोंक का प्रसिद्ध है, टोंक जिले का प्रसिद्ध है, टोंक जिले का प्रसिद्ध है। और इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां नियंग का संबंध किस कला से है, तो चार बेंत से हो जाएगा। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, बसंत नाकाबपोश सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भर्तृहरि किस लोकनाट्य के नाटक से संबंधित है, तो नौटंकी से हो जाएंगे, नौटंकी से हो जाएंगे। फिर देखिए गौर नाट्य या गैर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बंख्योर की गणगौर के नाम से। अब बंख्योर की गणगौर कब आती है, तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बंख्योर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। और यह गरासिया जनजाति से संबंधित है। गैरा सी आ गया तो सी यानी सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है ना दोस्तों, याद रख लो। नेक्स्ट देखिए, सनकादियों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ अवस्थित है, तो ये गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में रासादी लीलाओं का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो गोसुंडा में किया जाता है। राजस्थान में रामलीला के प्रमुख स्थल की बात करें तो फुलेरा, हरदोना, गुंडा, असलपुर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दुल्हे की बारात, हाँ दूल्हे की आएगी बारात, जी हाँ दोस्तों ढोल बजाएंगे। तो दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो सवांग प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्या आपने ये सवांग देखा है दोस्तों? देखा क्या होगा दोस्तों, अभी तो आप कुंवारे हो, यानी टूंट की खोड़िया की रस्म होती है। फिर देखिए, परशुराम केलवा, जानकीलाल भांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परशुराम केलवा और जानकीलाल भांड भीलवाड़ा का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो सवांग से हो जाएगा। लगा लीजिए इसको इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोकनाट्य के बारे में, यानी तमाशा लोकनाट्य कहाँ का है, तो जयपुर का है। किसके समय शुरू हुआ था, सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था। और इसका आयोजन खुले मंच पर किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। और ये भट्ट परिवार इससे संबंधित है, यानी फूलजी भट्ट, गोपी जी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इसके एक प्रमुख क्या हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, गोपीचंद व हीरा रांझा इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख तमाशे हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, हड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था, तो जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। किसने किया था, जवाहरलाल पुरोहित ने क्या किया था, हेड़ाऊ मेरी रम्मत का सूत्रपात किया था। ख्यालों से संबंधित कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, आप सभी को बताइए। भगवान श्री कृष्ण का संबंध मेवात क्षेत्र, और यहां पर भरतपुर धौलपुर आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वज्र क्षेत्र, मेवात नहीं वज्र क्षेत्र से था। और दोस्तों वज्र क्षेत्र भरतपुर भरतपुर और धौलपुर ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। डप्पाली की बात करें, अलवर आ जाएगा। अली बख्शी ख्याल अलवर की मुंडावर ठिकाना हो जाएगा। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है जी, ढप्पाली ख्याल अलवर, अली बख्शी ख्याल अलवर के मुंडावर ठिकाना, और किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ से। फिर देखिए, चा भात मायरा हथलेवो कद किया जाता है। कवर कलेवा, जिम्मड़वार, कांकड़ोड़ा अभी बंदे है क्या आपके हाथों में। जल्ला, जुआ जुई का खेल खेला है क्या, जुआ खेला है क्या, नहीं खेला मुझे लगता है। तोरण मारा है क्या, नहीं। रत जग्गा, आपका बंदोरा निकला है, बिंदोरी निकला है क्या। लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर के घर से निकासी के मौके पर घोड़ चढ़ी की रस्म में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, घोड़ी। ये आपको नहीं पता दोस्तों, फिर भी आप इनको याद कर लीजिए, क्या पता काम आ ही जाए, सरकारी नौकरी लगी जाए। फिर देखिए, 52 नंबर, विवाह से पूर्व वर को रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है जी, किया जाता है। वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है, बिंदोड़ी नृत्य या बंदोरा हम अपनी भाषा में कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते हैं समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो जलते हैं क्योंकि हमारी बारात क्यों नहीं आई, इनकी बारात आई है, हमारी बारात नहीं आई। यानी वधु के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय या जलती है कि ओहो इसका घर वाला इतना सुंदर कैसे है, इसका घर वाला इतना सुंदर कैसे है। लोग जलते हैं, स्त्रियां जलती है, ओहो इतना सुंदर,
फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गणगौर का पर्व चित्र माह में कुंवारी कन्याएं व सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों का अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? तो 16, गणगौर 16 दिन, गणगौर 16 दिन। और जादू टोनों से संबंधित गीत कौन से गाए जाते हैं? कामण। कौन से? कामण गाए जाते हैं, ठीक है जी। मांड गायिका जिन्होंने पधारो मारे देश का गायन किया था, मांड गायिका कौन है? अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिला बाई। और इनको पद्मश्री से कब नवाजा गया था? कमेंट करके आप बता दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, हम सीडो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है गीत, और भील जनजाति से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट को भी स्टार लगा लीजिए। पटेलिया, बिछिया, लालरा, मच्छर, नोखली, नावरिया, सवारी क्या है? ये सारे के सारे क्या है? लोकगीत है। पटेलिया, बिछिया, लालरा, मच्छर। ये मच्छर वो नहीं है दोस्तों, वो गाना गा रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा, वो मच्छर नहीं है, वो मच्छर नहीं है, ये अलग है। शॉर्ट वीडियो देखी होगी, क्रिस का गाना सुनेगा, वो मच्छर आता है ना दोस्तों, कान के पास आता है, फिर कहता है क्रिस का गाना सुनेगा। नहीं दोस्तों, वो नहीं है ये मच्छर। फिर देखिए 58 नंबर, बालकों का चौक चाननी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो चौक चाननी गणेश चतुर्थी पर है, गणेश चतुर्थी पर यह गीत गाया जाता है। कौन सा? चौक चाननी गीत किन के द्वारा गाया जाता है? बालकों का ही है। फिर देखिए, कान कतरनी राजा जी खोलो क्वाड़, खेलते थे हम बचपन में, राजा जी क्वाड़ खोल, टम्पू घोड़ी फूल गुलाब रो, क्या है? ये बच्चों के खेल गीत है, बच्चों के क्या है? खेल गीत हो जाएंगे। फिर देखिए दीपावली के इंपोर्टेंट है, दीपावली, ठीक है, दीपावली आगे 15 दिन पूर्व। कौन से 15 दिनों पूर्व? लड़के और लड़कियों को उसमें प्राय सबके घर में जाते हैं, निकाले जाने वाले गीत गाते हैं, ठीक है। लड़कों के द्वारा तो गीत कौन से गाए जाते हैं? लोहड़ी अथवा हरणी गीत गाए जाते हैं, लेकिन लड़कियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें घड़ूलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ूलियो। और ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अब क्वेश्चन पूछ ले घड़ूलियो क्या है, तो दीपावली पर्व पर गाया जाता है लड़कियों के द्वारा 15 दिन पहले। और हरणी क्या है? यह भी दीपावली के 15 दिन पूर्व मेवाड़ क्षेत्र में लड़कों के द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक गीत है, ठीक है जी। नेक्स्ट, शिशु के जन्म पर, शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला जच्चा गीत होगा। कौन सा? जच्चा। तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? सावन महीने में किया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुखता कौन से गीत गाए जाते हैं? तो गुम गीत गाए जाते हैं। और सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो गणगौर पर गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो ये गणगौर पर गाए जाते हैं सर्वाधिक गीत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों, नया टॉपिक आ चुका है हमारा, राजस्थानी भाषा व साहित्य। 3rd ग्रेड की एग्जाम में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी का एग्जाम हो, आरएएस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे राजस्थानी भाषा व साहित्य। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार दोस्तों पूरी व्याख्या के साथ हम पढ़ने वाले हैं जल्द ही, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। देखिए राजस्थानी भाषा व साहित्य टॉपिक। सबसे पहले विक्रम संवत की बात हो रही है 835। यहां पर सन देखिए 913। उद्तन सूरी द्वारा, किसके द्वारा? उद्तन सूरी द्वारा लिखित कौन सा? कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। अब आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि कुवल्यमाला की रचना किसके द्वारा की गई थी? उद्तन सूरी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? विक्रम संवत 835। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा भी चालाक निकला ना, सब बच्चों ने रट रखी है विक्रम संवत 835, विक्रम संवत 835, लेकिन वो ईस्वी आपको दे देगा कि 913 ईस्वी, 1015 ईस्वी, कौन सी ईस्वी थी वो? और 835 ईस्वी, आप 835 ईस्वा मत कर देना, ईस्वी मत कर देना, क्योंकि ये विक्रम संवत है। ईस्वी की बात करें तो 913 हो जाएगी। मरु भाषा का उल्लेख है, इसके साथ कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए, किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, सर्वप्रथम की बात हो रही है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था?
कब किया था? 1912 में। किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। क्या किया? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किस में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इस प्रकार खुद क्वेश्चन बनाइएगा अपने आप। प्यारे साथियों, आपको जीके याद हो जाएगा। खुद क्वेश्चन बनाओगे ना, एक क्वेश्चन में से अनेकों क्वेश्चन बनाइए। जिस प्रकार ये आ गया हमारे सामने कि राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी में माना जाता है, जिसका विकास 16वीं सदी में स्वतंत्र भाषा में होने लगा था। तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा में कब होने लगा? 16वीं शताब्दी में होने लगा। लेकिन उसका उद्भव किस शताब्दी में होने लगा था? यह हुआ था 11 से 12वीं सदी में। उद्भव तो 11 से 12वीं सदी, लेकिन स्वतंत्र भाषा में कब होने लगा विकास? से 16वीं सदी में होने लगा। किसका? राजस्थानी भाषा का। और राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग 1912 में किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। और किस में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इस प्रकार आप रटिए, चाहे याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी। उनमें से सर्वाधिक उचित कौन सी है? तो मरु गुजरी अपभ्रंश सर्वाधिक उचित कौन सा माना जाता है? विकास में मरु गुजरी अपभ्रंश को माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। किसने? डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन। लेकिन मुख्यतः 2 ही भागों में बांटा जाता है राजस्थानी भाषाओं को, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। और लेकिन इब्राहिम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा। एक तो कौन सी आ जाएगी? उत्तर पूर्वी आ जाएगी, एक दक्षिण पूर्वी आ जाएगी, एक कौन सी आ जाएगी? पश्चिमी आ जाएगी, एक दक्षिणी राजस्थानी भाषा दक्षिणी भाषा आ जाएगी। इस प्रकार 5 भागों में इब्राहिम ग्रियर्सन ने बांटा था। नेक्स्ट, कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में शामिल है? कौन कौन सी है जी? भागड़ी बोली भी है, मेवाड़ी भी है, शेखावाटी भी है। ठीक है, सारी की सारी है। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में? तो मेवाती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। ये बोली कहां पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थानी का भाग है। अभी तो बताया मैंने आपको, मुख्यतः 2 ही भाग है, एक तो पश्चिमी, एक कौन सी? पूर्वी। एक तो पश्चिमी है, एक पूर्वी है। तो पूर्वी में कौन कौन सी आ जाएगी? मेवाती, ढूंढाड़ी और अहिरवाटी। और पश्चिमी में वागड़ी, मेवाड़ी और यहां पर शेखावाटी आ जाएगी। फिर देखिए, थल्ली व गोडवाड़ी किसकी है? ये किसकी उपबोली है? थल्ली और गोडवाड़ी। गोडवाड़ी जालोर की है, थल्ली बीकानेर की है, तो ये मारवाड़ी क्षेत्र में आ जाएगी। तो मारवाड़ी की उपबोली आ जाएगी। वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सी है? वो हो जाएगी ढूंढाड़ी। और इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है जी। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। अरे नागराज की कोठी तो चोरों ने हड़प ली। नागराज, नागरचोल, राज यानी राजावाटी, तो यानी तोरावाटी, चोरों ने हड़प ली। अरे कौन किसके? अरे चोरों को ढूंढो यानी ढूंढाड़ी की है। अरे नागराज की कोठी तो चोरों ने हड़प ली, अहिरवाटी। अरे नागराज की कोठी तो काठोड़ी, चोरों ने हड़प ली। हाड़ोती की अलग आ जाएगी, ढूंढाड़ी की क्या हो जाएगी? उपबोलियां हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह ही 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हाड़ौती में किया जाता है। और मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर आता है। और इस क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा? वज्र भाषा का देखने को मिलेगा। अभी तो आपको बताया था पीछे, वज्र भाषा भगवान श्री कृष्ण यानी कन्हैया लाल ख्याल का संबंध कहां से? वज्र भाषा से, मेवा अलवर भरतपुर से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, वैसे बांसवाड़ा, वैसे वन वागड़ी बोली आ जाएगा राइट आंसर, जिस पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। रागड़ी व निमाड़ी मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली हो जाएगी। किसकी? मालवी की हो जाएगी। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, मालवी हो जाएगी। और मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप दक्षिण पश्चिमी मत कर देना, दक्षिण पूर्वी सही आंसर माना जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है, जिसमें रागड़ी और निमाड़ी क्या आ जाएगी? इसकी उपबोलियां आ जाएगी। नेक्स्ट, प्राचीन काल, वीर गाथा काल जिसे कहा जाता है, 1050 से 1450 ईस्वी में इसका क्या रहा था? कालखंड रहा था। में रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर व्यास। अब याद किस प्रकार करोगे? देखिए, रणमल, रण में यानी युद्ध में, यानी युद्ध यानी वीर गाथा काल। तो किस काल से संबंधित है रणमल छंद? वीर गाथा काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वीर गाथा काल से संबंधित है, जिसकी रचना श्रीधर व्यास जी के द्वारा की गई थी। श्रीधर व्यास जी के द्वारा की गई थी। फिर देखिए, पूर्व मध्यकाल
दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्व मध्यकाल है और एक अलग आएगा दोस्तों। और पूर्व मध्यकाल की बात, एक उत्तर मध्यकाल आएगा। पूर्व मध्यकाल में तो भक्ति काल से संबंधित है, जो 1450 से 1650 ईस्वी के मध्य रहा था। शुरू में 1050 से तो 1450 तो क्या गया हमारा वीर गाथा काल हो गया, जिसमें युद्ध वगैरह लड़े गए थे। युद्ध के पास थोड़ी भक्ति को अपनाया गया, यानी 1450 से 1650 तक भक्ति काल आ जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों 1650 से लेकर 1850 तक कौन सा आ जाएगा, यहां पर हमारा उत्तर मध्य काल आ जाएगा और आधुनिक काल आ जाएगा 1850 के बाद। और यहां पर भक्ति काल से संबंधित जैसे राम रासो हमीर रस ग्रंथ है और नाग दामन। नाग दामन है सायाजी झूला नाग दामन। हरि रस ग्रंथ है ईश्वरदास जी के द्वारा, हरि रस ईश्वरदास जी के द्वारा। और यहाँ राम रासो माधोदास ददवाड़िया जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, राम रासो माधोदास ददवाड़िया के द्वारा। हरि रस ग्रंथ है ईश्वरदास जी के द्वारा। नाग दामन सायाजी झूला के द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मध्यकाल की बात और करें, यानी पूर्व मध्यकाल भक्ति काल में वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ जी के द्वारा रचित है। देवयानी किससे है, हरि ईश्वरदास से। देखिए ईश्वरदास यानी ईश्वर, ईश्वरदास को इस प्रकार याद रखो, ईश्वरदास यानी ईश्वर। ईश्वर की बात आ रही है तो देवी भी आ गई और हरि भी आ गए, देवी अभी आ गई और हरि भी आ गए, यानी हरि रस। तो ईश्वरदास जी के देवयान और हरि रस ग्रंथ दो रचे गए हैं या लिखे गए हैं। पदावली मीराबाई के द्वारा, पदावली किन के द्वारा, किसके द्वारा, मीराबाई के द्वारा रचित है। उसके बाद उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार रीति व नीति परक काल जिसे कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि श्रृंगार रीति व नीति परक काल कौन सा था, तो 1650 से 1850 था, ठीक है ना। और आपको ये मिलान करने भी पूछ सकते हैं, एक तरफ दे देगा यहां पर वीरगाथा काल भक्ति काल, यहां पर भक्ति काल दे देगा, एक तरफ क्या दे देगा यहां पर नंबर 1 पर दे देगा, मान लीजिए आपको कौन सा वीरगाथा काल दे दिया, नंबर 2 पर भक्ति काल दे देगा, नंबर 3 पर दे देगा श्रृंगार रीति नीति परक काल और नंबर 4 पर दे देगा आधुनिक काल। दूसरी तरफ दे देगा यहां पर सन, एक तरफ दे देगा 1650 से 1850, एक दे देगा 1850 के बाद का समय, एक दे देगा 1040 से यहां पर 1400, यहां पर 1050 से दे देगा आपको 1450, फिर दे देगा 1450 से 1650। तो आपको कहेगा कि मिलान कीजिए इनका, तो कर दोगे ना मिलान, अच्छे तरीके से कर देना। और उत्तर मध्यकाल की बात करें तो यहां पर रघुनाथ रूपक कवि मच्छाराम जी, ठीक है। राजियारा सोरठा, राजा की कृपा हुई है तो राजियारा सोरठा यानी कृपाराम जी खिड़िया। चक्री यारा सोरठा साहे मोहनराज, साहे मोहनराज, चक्री यारा सोरठा साहे मोहनराज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आधुनिक काल की बात करें, 1850 ईस्वी की बात करें तो वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा, बांकी दास जी विख्यात बांकी दास जी के द्वारा, जिसमें बीकानेर के चौहान का वर्णन मिलेगा वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है दोस्तों। और इसमें वंश भास्कर अल्लाह देनी आपनी हलरियो हुलराए पुत सिखाए पालने मरण मनाई माए, इस प्रकार है ना वो दोस्तों, वो वंश भास्कर से ही संबंधित है। सीईटी में जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है दयालदास रिख्यात, जिसमें बीकानेर के शासक राव बिक्का जी से लेकर किस शीर्षक तक इतिहास का वर्णन है, तो अनूप सिंह तक है। किसका, अनूप सिंह तक है, ठीक है। और अंचलदास खिंचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन यानी शिवदास गार्डन यानी गाड़ दिया तो खिंचो उसको, गाड़ दिया तो खिंचो इसको, यानी अंचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका जग्गा खिड़िया। और राज प्रकाश ग्रंथ है, राज प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश लाया गया, उसका राज है ना, उसका राज वो प्रकाश में लाया गया, यानी प्रकाश यानी उजागर करना, उसका राज प्रकाश में लाया, किसका, किशोर का, किसका, किशोर का, यानी राज प्रकाश ग्रंथ किसका है, किशोरदास जी का हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर महायश प्रकाश किसका है, तो ओसिया मान सिंह का है। सूरज प्रकाश, सूरज से हमें किरण मिलती है, किरण ही तो मिलती है, तो करणी दान आ जाएंगे। पग फेरो यानी मणि मधुकर है, पग फेरो बड़ो अच्छो, बड़ो सुंदर, उसको पग फेरो बहुत अच्छो, यानी मधुर था यानी मधुकर, मणि मधुकर। संगत तो गिरधर की, यानी संगत रासो गिरधर ओसिया, संगत किसकी अच्छी है, हमारे गिरधर गोपाल की, यानी संगत रासो गिरधर ओसिया आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए विसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नल है। विसल देव रासो, कोई विसल बजा रहा है, कोई विसल कौन बजा रहा है जी, विसल बजा रहा है नर है, वो पति है,
नर है ना वो किसी का पति है, फिर भी विसल बजा रहे। अल्ले अब केकरा, अल्ले अब यानी नल है, विसल बजा रहा है वो कौन, नर है, वो पति भी है। ओहो अल्ले अब केकरा वो पति भी है। अब देखो नेक्स्ट, खुमाण खूमाण यानी खाणो, के खाणो दाल रोटी खानी यानी खूमाण रासो दलपत विजय, क्या आ जाएंगे, दलपत विजय, रतन रासो, रतन रासो कुंभकर्ण आ जाएंगे, रतन रासो के कुंभकर्ण आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, मंजल रात अमोलक बाता, मंजल रात है अमोलक बाता, देखो बाता भी होने लग रही है, मंजल रात भी है, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा यानी ऊंची ऊंची बातें हो रही है, केरे चकवा बातें, के है वह चकवा बात है, मुमल ये किसकी हो जाएगी, लक्ष्मी जी की हो जाएगी, यानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती, इस प्रकार याद कर लो। लक्ष्मी है कोई महिला, वो बात कर रही है, लक्ष्मी कुमारी बात कर रही है, ऊंची ऊंची बात कर रही है। केरे चकवा, चकवा भी वहां पर बैठा है, क्यों बात चकवा ही तो करता है। मंजल रात है, बड़ी रात है, अमोलक बातें हो रही है दोस्तों, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आ जाएगी। फिर देखिए, विजय दान देता की रचना कौन सी, बातारी फुलवारी, कितने खंडों में है, तो 14 खंडों में प्रकाशित है। कितने, 14 खंडों में प्रकाशित है। 14 खंडों में कौन सी, बातारी फुलवारी, किसकी रचना है, विजय दान देता की। और विजय दान देता का उपनाम क्या है, बज्जी, क्या है, विज्जी इनका उपनाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचना की बात करें, सौपन प्रिया, अंतराल और चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या है, संबंध अर्थार जमारो कहानी यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। और देखिए, हूं गोड़ी किर प्यूरी जोग संजोग चांदा जेठानी, याद किस प्रकार करेंगे, याद है कि तुझे, याद है क्या तुझे, तू किन प्यूरी है, किस प्यूरी है, जोग संजोग जो आपके जोग संजोग मिलाए थे, जोग संजोग जो मिलाए थे वो याद है क्या, तू किसी की सेठानी भी है, तू किसी की सेठानी भी है। और संबंध और थार, समुद्र और थार को भी तू याद कर सकती है क्या, एक तरफ समुंदर था, एक तरफ थार था, एक तरफ समुंदर था, एक तरफ थार था, तुम्हारे जोग संजोग बैठाए गए थे, वहां सेठानी भी आई थी, तुझे याद क्यों नहीं है, तू किस प्योरी है, किन प्योरी है, याद कर लीजिए। यानी यादवेंद्र शर्मा की है सारी, संबंध अर्थार 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको जैसे ही यादवेंद्र नाम दिखेगा के याद हो रहे, हूँ गोड़ी प्यूरी किसे पीरगी बा याद ही को नहीं हो, उसने सेठानी भी आई बड़े कने आई नहीं, जोग संजोग मिलाया आपा, ओहा जोग संजोग मिलाया, एक तरफ समुद्र हो एक तरफ थार हो, आपा कहानी सुनाई, जमारो कहानी सुनाई, यानी कहानी संग्रह के रचयिता यादवेंद्र शर्मा आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नथमल जोशी की, नथमल जोशी, नथमल जोशी, नथ, नथ यानी नाथ, यानी नथनी करवानी है, किसकी, महिला की। अब देखो, एक बीननी दो बीन, एक बीननी का दो बीन होगा, नथनी क्यों कौन करवा देगा, करवा देगा कौन ही, सोने की करवाओ चांदी की कराओ, एक बीननी का 2 बीन है तो करवा देगा। यहां पर कंवारी, कंवारी को भी करवा के दे देते हैं, यहां पर तो कोई बिंटी लाकर दे देता है, कोई कुछ ही लाकर दे देता है, हमें तो नथनी की बात करनी है, नथनी यानी परियोड़ी कंवारी, ठीक है। अब्बा पटकी, पटक पटक के, नथनी को पकड़ लिया पटक पटक के, एक बीननी है 2 बीन काबू तो कर लेंगे ना, एक बीन तो काबू ना हो तो ना हो, लेकिन एक बीननी का 2 बीन तो काबू तो कर लेंगे, नाथ पकड़ के कर लेंगे। अब्बा पटक पटक के, कहां पर, धोरों पे पटक पटक के मारेंगे, कहता है मैं पटक पटक के मारेंगे, बस इस प्रकार याद कर लो, पटक पटक के, आबा पटकी धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी यानी परियोड़ी कंवारी, आबा पटकी धोरा रो धोरी, एक बिननी 2 बीन, नथमल जोशी की रचना है, किनकी, नथमल जोशी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता कौन सी है, मधुमती, मधुमती। लेकिन ये शब्द जरूर ध्यान रखना, ये तो है राजस्थान साहित्य अकादमी की, कौन सी, मधुमती। लेकिन जागती जोत ये किसकी है दोस्तों, जागती जोत हो जाएगी राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी जो बीकानेर में, उसकी क्या हो जाएगी, ये प्रकाशित पत्रिका हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट, यहां पर पत्रिका और उनके क्या दे रखा है, प्रकाशित रचनाकार के बारे में दे रखा है, तो देखिए, हरावल पत्रिका के सत्य प्रकाश जोशी, ओल्यो पत्रिका के किशोर कल्पना, ओल्लो कौन करती है, किशोरी महिला ही तो करती है, ओल्यो पत्रिका किशोर कल्पना कांत आ जाएंगे, और मरुवाणी पत्रिका के कवि चंद्र सिंह आ जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा है, बीकानेर की वातायन पत्रिका के कौन है, बीकानेर की वातायन पत्रिका के हरीश बदानी, अजमेर की लहर पत्रिका के प्रकाश जैन, हरीश बदानी तो बीकानेर की वातायन पत्रिका, अजमेर के प्रकाश जैन आ जाएंगे, भरतपुर की और विजेंद्र हो जाएगा, कांकरोली के समुद्र में कमर मेवाड़ी आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे,
कमर मेवाड़ी जी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये साहित्य पत्रिका है, आपसे पूछ ले कि अजमेर की लहर पत्रिका का संपादन किससे संबंधित है या किसने किया था, तो प्रकाश जैन जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव आ जाएंगे। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज आ जाएंगे। और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय। संप्रेषण कौन आ जाएंगे, चंद्र भानु भारद्वाज आ जाएंगे। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव आ जाएंगे। अलवर में भागीरथ, अलवर लवर भागे, जी हाँ दोस्तों, लवर भागा भागे यानी भागीरथ भार्गव। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज, चंद्र भानु भारद्वाज संप्रेषण। और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राणा जगपत राम मरसिया किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया, तो देखिए राणा जगपत, जगपत से आपको पता चल रहा है जगपत यानी जगत सिंह, जगत सिंह आ जाएंगे। मरणोत्तर नरेंद्र सिंह ने किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलों के हाल, सिंचाई साधन के आदि जानकारी मिलती है, तो मारवाड़ परगनारी विगत, ठीक है जी। द्रौपदी विनय की रचना किसने की थी जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया, तो रामनाथ कविया। द्रौपदी विनय की रचना किसने, रामनाथ कविया ने की थी, जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया, ठीक है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित कौन सी काव्य कृति राधा किसकी रचना है, तो राधा किसकी हो जाएगी, सत्य प्रकाश जोशी की, किसकी, सत्य प्रकाश जोशी की हो जाएगी। फिर देखिए कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है, एक तो लीलटास है, एक धरती धोरारी, एक धरती धोरारी है और एक मिंजर है, एक कौन सी है, मिंजर है। फिर देखिए नेक्स्ट रचना की बात करें, कठई के वहंगो, कठई के वहंगो यानी तेज सिंह जोधा के, सोजती गेट और पग फेरो मणि मधुकर की है। बोले सरनाटो हरीश बधानी की, बोले सरनाटो हरीश बधानी की, सोजती गेट और पग फेरो मणि मधुकर की, कठई की वहंगो तेज सिंह जोधा की। और प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसमें देर की है ना, कक्षा 10 की पुस्तक से उठाई गई ये सारी की सारी रचनाएं हैं, तो एक एक रचना इंपॉर्टेंट है, एक भी रचना को आप नहीं छोड़ सकते, क्या पता आप छोड़ो और वो ही रचना एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो प्यारे साथियों पढ़ने का फिर क्या फायदा। बंथा में भूगोल हरीश बदानी, बोले सरनाटो हरीश बदानी। और बीकानेर वाली वो पत्रिका याद है ना, वातायन वाली, वो भी हरीश बधानी की थी, ये ना। उतरियो है आबो, उतरियो है आबो, ये मालचंद तिवाड़ी, माल उतर गया नीचे यानी मालचंद तिवाड़ी। रिंद रोही अर्जुन देवचारण, रिंद रोही अर्जुन देवचारण आ जाएंगे। फिर देखिए चंद्र प्रकाश देवल की रचना बात करें तो पागी मारंग व कावड़, चंद्र प्रकाश देवल की रचना किसने की, पागी मारंग कावड़ की रचना कौन कौन सी है, चंद्र प्रकाश देवल की पागी मारंग कावड़ इनकी रचना है। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, तो शिवचंद भरतिया जी को माना जाता है। और इनका प्रथम उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका प्रथम उपन्यास भी इंपॉर्टेंट है। और इनका प्रथम क्या है दोस्तों, कौन सा, उपन्यास और नाटक भी इनका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहां पर पर्यटन स्थल आ गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्थापत्य कला भी पढ़नी होती है पर्यटन स्थल में, इसमें आपको कुछ अलग भी पढ़ना होता है, राजा महाराजाओं मंदिरों के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ता है पर्यटन स्थल में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए इसे 2 पार्टों में बांटा गया, राजस्थान के पर्यटन स्थल को, किसने, राजस्थान के पर्यटन स्थल को। तो देखिए क्या है, नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय किसे जाता है, तो 2.5 दिन की झोपड़ी है, और किसने बनवाया था, इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है जी, 2.5 दिन की झोपड़ी, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था, यानी सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, अजमेर में है। वहां पर आपको 3 दरवाजे देखने को मिलेंगे, और 3 दरवाजे कौन कौन से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तीनों दरवाजों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार का नाम क्या है, निजाम दरवाजा, जिसका निर्माण हैदराबाद के नवाब किसने, हैदराबाद के नवाब के द्वारा करवाया गया था, निजाम दरवाजे का निर्माण। शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहां के द्वारा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। और औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में अवस्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए, ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं ना, जब दुर्ग स्थापत्य वाला, इससे पहले एक क्लास हुई थी हमारी, कक्षा 10 की एक क्लास हो चुकी है हमारी, कला संस्कृति की लगभग 58 मिनट की क्लास है, वो क्लास नहीं देखी तो इसके बाद देख लेना दोस्तों, उसमें केवल और केवल स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये तो महमूद खिलजी के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाजा। फिर देखिए यहां पर जहांगीर द्वारा
दौलत बाग व शाहजहां द्वारा 5-12 दरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया था? अन्ना सागर झील के किनारे करवाया था। किसका? दौलत। अन्ना, अन्ना यानी रुपए ही तो होते हैं। कितना अन्ना है तेरे कन? कितना अन्ना रुपए? पहले अन्ना ही तो होते थे, यानी दौलत हुआ करती थी। दौलत, अन्ना को ही तो कहते हैं। यानी दौलत बाग यानी जहांगीर और 5-12 दरिया, 12 दरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया? तो अन्ना सागर झील के किनारे करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडो सौर सैनिक भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बार्क के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1875 में। किसके द्वारा की जाती है? रिचर्ड बार्क के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अजमेर में स्थित सोने जी की नसियां कहां पर है? सोने जी की नसियां अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में। कौन सी? सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। कौन सी सदी में होता है? 19वीं सदी में इसका निर्माण होता है। फिर देखिए, किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए लगी हुई है? तो ब्रह्मा मंदिर में लगी हुई है। जूते पहने हुए सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए ब्रह्मा मंदिर में लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? तो साउंतरी मंदिर में अवस्थित है। ठीक है, साउंतरी मंदिर में स्थित है तीसरा रोपवे। प्रथम सुंदा माता जालोर में, ये आगे आ जाएगा। तीर्थराज पुष्कर झील के कितने घाटों से घिरी हुई है? 52 घाटों से घिरी हुई है। सरिस्का टाइगर को और अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1955 को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये तारीख भी पूछी जाती है। अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व को? 1 नवंबर 1955 को। फिर देखिए नेक्स्ट, अलवर में स्थित कौन सा? भानगढ़, जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भानगढ़ के किले का। फिर कोई है आता है ना, वो माधव सिंह। कौन है? माधव सिंह। फिर देखिए, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी कौन सी? मुंशी सी यानी 80 आ गया ना, सी का निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह की पत्नी विनय सिंह की रानी मुंशी रानी की स्मृति में 80 खंबे की छतरी का निर्माण अलवर में किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। कहां पर करवाया? अलवर में करवाया था। कहां पर? अलवर में। 80 खंबों की छतरी कह दो, मुंशी महारानी की छतरी कह दो, ये निर्माण करवाते हैं विनय सिंह। ठीक है, अलवर में भर्तहरि मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। कौन से? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भर्तहरि मंदिर कहां पर? अलवर में लगता है का स्वरूप किस शासक ने दिया था? तो यह जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। फिर देखिए, अलवर में रूपा रेल नदी का पानी रोककर बनी सिलीसेट झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। रूपा रेल देखिए, एक तो रूपा रेल है और एक क्या? रूपनगढ़ है। याद हो जाएगा दोस्तों। अभी रूपा फिल्म देखिए ना, रूपा वाली। कौन सी है? रूपा वाली फिल्म थी दोस्तों। वो कौन सा गेट था? दिल्ली गेट था नहीं, वो कौन सी? चाइना गेट फिल्म में रूपा आती है ना। रूपा वो लवर के साथ रेल में चढ़कर चली जाती है। रेल में चढ़ गई जाएगी ना, याद रख लो। रूपा रेल अलवर में, लेकिन गढ़ तो खटा है, गढ़ तो अजमेर में बस। रूपनगढ़ अजमेर, रूपा रेल अलवर में। याद रखना है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, माही बजाज सागर बांध। माही चौके छक्के मारा है बांस के बल्ले से, यानी बांसवाड़ा में है। ये तो कहां पर है? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में यानी बांसवाड़ा जिले राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, क्योंकि माही के पास जो बैट है सबसे लंबा बैट है, और 16 गेट है इसके, और 16 गेट है इसकी लंबाई 3 से 10 किलोमीटर, 3.10 किलोमीटर है। ठीक है, और राजस्थान गुजरात की साझेदारी में से ये बना है। ठीक है, फिर देखिए, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर। त्रिपुरी माता का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है जी, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा के में ही कहां पर है? बांसवाड़ा के उमराई गांव में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उमराई गांव क्या है? उमराई गांव। कहां पर? उमराई गांव, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। फिर देखिए, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में बताना है। इसका नाम, उपनाम की बात करें तो तुरतई माता भी है इनका नाम, और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मेला इनका चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगता है। काले पाषाण के सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है। ठीक है जी। फिर देखिए, तुरतई माता जी के बारे में और क्या दे रखा है? किस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? किसके?
किसके शासनकाल के समय का, किसके समय का, तो सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है। कहां पर है? बांसवाड़ा में, उत्तरी भाग में, तुरतई माता के मंदिर के उत्तरी भाग में। ठीक है, फिर देखिए मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में इसको मेले का आयोजन किया जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। कहां पर? मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में। फिर देखिए बोरा समुदाय। बोरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की, अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पर है? अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पर है? तो बांसवाड़ा में। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों पटवार में, ईओआरओ के एग्जाम में, 3rd ग्रेड में, और प्यारे साथियों सीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा में है। बोरा समुदाय से ये संबंधित है। किस संप्रदाय से? बोरा समुदाय से संबंधित है। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहां पर है? तो सीता बाड़ी बारा में। देखिए एक तो सीता बाड़ी है, एक सीता माता है। एक तो सीता बाड़ी है, एक सीता माता है। सीता बाड़ी की बात करें तो सीता बाड़ी यानी बा आ रहा है तो 12 जिले में हो जाएगा। सीता माता में ता आ रहा है तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में भी ता आ रहा है, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में भी ता आ रहा है तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। और सीता बाड़ी की बात करें तो यह सीता बाड़ी 12 में स्थित है। फिर देखिए शेरगढ़ जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, किस नदी पर अवस्थित है? परवन नदी पर अवस्थित है। और ये हमने स्थापत्य कला में पढ़ा था कि गाय हो गई, एक भैंस हो गई और एक शेर हो गया, ये किस श्रेणी में आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यानी गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला जो कोसवर्धन है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। गाय पैर साथियों क्या है? आका। गाय तो क्या है? आका, यानी आहू और काली सिंध नदियों के किनारे हैं। और पैर साथियों भैंस चबा चबा कर खाना खाती है, यानी चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। और शेर किसी की परवाह नहीं करता, इस कारण ये परवन नदी के किनारे अवस्थित है। परवन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। राजस्थान का मिनी खुजराहो 12 के रामगढ़ के भंड देवराम मंदिर किस शताब्दी में बना था? ये हमने स्थापत्य कला में पढ़ा है दोस्तों, 10वीं शताब्दी में बना था। कौन सा? भंड देवरा का मंदिर। कहां पर है? रामगढ़ 12 में। रामगढ़ 12 में। क्या है ये? राजस्थान का मिनी खजुराहो। किसको समर्पित है? ये शिव भगवान को समर्पित है। फिर देखिए किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिरों का समूह है। और सबसे यहां पर सबसे बेस्ट की बात करें, सबसे अच्छा मंदिर, सबसे कहें प्यारे साथियों, सबसे क्या बात करें, सबसे सुंदर मंदिर की बात करें तो सोमेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। 5 मंदिर है। ठीक है जी। नाकोड़ा के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में? नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां पर है? तो ये कहां पर हो जाएंगे दोस्तों? ये हमारे बाड़मेर में हो जाएंगे। कहां पर हो जाएंगे? बाड़मेर में हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियाणी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो रानी भटियाणी का मंदिर कहां पर है? जासोल बाड़मेर में। कहां पर है? जासोल बाड़मेर में अवस्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है तो 1971 में इसे पक्षी अभ्यारण्य का घोषित किया गया था। 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1981 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। और यह भरतपुर जिले में अवस्थित है। और रामसर साइट की बात करें तो राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? तो श्रीमान 5 हो जाएगी। एक केवलादेव हो जाएगा, एक सांबर हो जाएगा, एक मेनार हो जाएगा, एक किंचन हो जाएगा और एक सिलीसेड झील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। रण के द्वार, रणथंबोर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? तो भरतपुर में है। लोहागढ़ का किला हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। और प्यारे साथियों इस किले में किस किसका कौन कौन से महल है? तो ये भी आपको बताया था, महल खास भी है, कोठी खास भी है, मोती महल है, किशोर महल भी यहां पर दर्शनीय स्थल है। और इस पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी किसे? कंबर मियर ने 1826 में अधिकार किया था। और लेकिन इसे कौन नहीं जीत पाया था? लॉर्ड लेक कभी जीत नहीं पाया था। लेक जीत नहीं पाया था। जवार बुर्ज का निर्माण जवार सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय के स्मारक के रूप में 1806 में बनवाई थी। जवार बुर्ज का निर्माण तो जवार सिंह ने करवाया। किस पर विजय? मुगलों पर विजय के कारण यहां पर जवार बुर्ज बनाया। लेकिन फतेह बुर्ज का निर्माण कब करवाया? जब अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की ना, विजय स्मारक के रूप में बनाया गया था। ठीक है। बंद बेराठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो किशन सिंह ने करवाया था। बंद बेराठा है कहां पर? बंद कर दो अब मोटर को, क्योंकि बांध भर चुका है, यानी भरतपुर में अवस्थित है। बंद बारेठा कहां पर है? भरतपुर में है। बंद बारेठा कहां पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट देखिए
भरतपुर में जो गंगा मंदिर के बारे में बताना है, और ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, इतनी बार पूछ लिया गया भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में, पूछो ही मत दोस्तों। यह मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है? राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली में बना है। और यह आरएस में भी पूछा गया, पशु परिचर में भी पूछा जा चुका है। यह मंदिर बलवंत सिंह के द्वारा, ठीक है जी, कब बनाना शुरू किया था? 1845 में बनाना शुरू किया, और 90 वर्ष तक ये निर्मित होता रहा, 90 वर्ष तक, ठीक है ना। किसके द्वारा? बलवंत सिंह के द्वारा, बलवंत सिंह के द्वारा। मंदिर में राजा ब्रजेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की, और गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मेला भी यहां पर लगता है। हल्दी घाटी युद्ध में क्या है? हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। फिर देखिए त्रिमूर्ति स्मारक कौन कौन है? बारठ परिवार की हवेलियां, पिवनिया तालाब, और पिवनिया तालाब भीलवाड़ा में जिले के किस स्थान पर है? तो शाहपुरा में। पिवनिया तालाब भी कहां पर है? शाहपुरा में। बारठ परिवार की हवेलियां भी कहां पर है? शाहपुरा में। त्रिमूर्ति स्मारक भी कहां पर है? शाहपुरा में। और रामसनेही संप्रदाय की रामचरण पीठ ने शाहपुरा में कब स्थापित की थी? तो 1804 ईस्वी में की। रामसनेही संप्रदाय की पीठ कहां पर है? शाहपुरा में। और कब स्थापित होती है? 1804 में। किसने स्थापित की? रामचरण जी महाराज ने की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये क्या हो गया दोस्तों? ये देखिए राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग, राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग, ठीक है, बूंदी में है, का निर्माण किसने करवाया था? बर सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1354 ईस्वी में करवाया था, 1354 ईस्वी में करवाया था। बूंदी के महाराज अनिरुद्ध सिंह की ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो धाया भाई देवा, भाई देवा की समर्ति में क्या करवाया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कहां पर? बूंदी में। किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। रानी की जी की बावड़ी, जिसे क्वीन स्टेवेल कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने 1699 में करवाया था। किसने? रानी नाथावती ने 1699 में करवाया था। फिर देखिए यहां पर शिल्पकार और उनके बारे में देखते हैं। यहां पर तो विजय स्तंभ का निर्माण जेता है, शिल्पकार है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ का जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह है। हवा महल के लालचंद है। और राय सिंह प्रशस्ति के यहां पर जैन मुनि हो जाएंगे। राय सिंह प्रशस्ति के तो जेता जैन मुनि हो जाएंगे, हवा महल के लालचंद उस्ता हो जाएंगे, कीर्ति स्तंभ के जीजा बघेरवाल पुण्य सिंह हो जाएंगे, विजय स्तंभ के जेता हो जाएंगे। और यहां पर स्तंभ और मंजिल की बात करें, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, लोहागढ़ में महत्वपूर्ण 8 बुर्ज है, और हवा महल में 5 मंजिल है, हवा महल में 5 मंजिल है, ठीक है। नेक्स्ट, किस किले के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा यदि राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? किसको चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे, ठीक है जी। और देखिए यहां पर राजा चंद्रा या चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी जो आबानेरी दौसा में है, आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। सितंबर अक्टूबर में चांद बावड़ी जो कहां पर है? आबानेरी दौसा में स्थित है, वहां पर आबानेरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, वो सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। फिर देखिए दर्शनीय स्थल धौलपुर में कौन कौन से? वन विहार धौलपुर में, मचकुंड धौलपुर में, तालाब ए शाही भी कहां पर है? धौलपुर में अवस्थित है। तालाब ए शाही का निर्माण किसने करवाया था? तो तालाब ए शाही का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने। कहां पर करवाया था? धौलपुर में करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, अज्जे व बाजे, अज्जे और वाजे डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया वह किस संत के शिष्य थे? किसके शिष्य थे? संत माओ जी के शिष्य थे। कौन थे? अज्जे और बाजे, जिन्होंने क्या करवाया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? डूंगरपुर में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बणेश्वर में, बणेश्वर में 1793 में संत माओ जी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर देखिए सैयद फखरुद्दीन की मजार, फखरुद्दीन की मजार कहां पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है जी। फखरुद्दीन की मजार कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि किस झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति अवस्थित है? तो गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में अवस्थित है, वहीं पर निर्माण करवाया। भूपत बाटी द्वारा बटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आईने अकबरी में मिलता है, ठीक है। भूपत बाटी द्वारा बटनेर किले का निर्माण भूपत बाटी ने करवाया था। बीकानेर राजा सूर सिंह ने किस वर्ष बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो यह किया था 1805 में। किसे कब किया? 1805 में किया था। अब आता है हमारा राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट 2। देखते हैं कितने हैं इसमें पार्ट 2 में। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
यहाँ तक है 42 कर ही लेते हैं दोस्तों, 42 तो कर ही लेते हैं इनको, 42 को पार्ट 2 कर लेते हैं। पर्यटन स्थल पार्ट 2 देखिए, अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी थी? तो 1876 में। कब रखी? 1876 में रखी थी। अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता कौन थे? स्टीवन जैकब थे। कौन थे? स्टीवन जैकब क्या थे? अल्बर्ट हॉल के डिजाइन करता थे। उसके बाद देखिए इसरलाट सरगासुली का निर्माण, इसरलाट सरगासुली का निर्माण 1749 में किस जयपुर शासक ने करवाया था? तो ईश्वर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? ईश्वर सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1749 में। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। किसका निर्माण? इसरलाट का निर्माण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? यहां पर अल्बर्ट हॉल की नींव प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब रखी? 1876 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो, ठीक है। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में सवाई जयसिंह ने कहां से वृंदावन प्रतिमा लाकर स्थापित करवाई थी? तो वृंदावन में, ठीक है, करवाई थी। गोल्डन फोर्ट किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर अवस्थित है। कौन सा? गोल्डन फोर्ट। कौन सा? गोल्डन फोर्ट। जैसलमेर में 5 मंजिला पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद ने करवाया था, ठीक है। हिंगलाज माता के पुनर्जन्म में मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर का निर्माण जैसलमेर में किसने करवाया था? तो नरेश तणुराव ने करवाया था। हिंगलाज माता के पुनर्जन्म माना जाता है। और जालोर में सुंदा माता मंदिर है ही, ठीक है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये 1220 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। मलिक शाह, कौन सा? मलिक शाह की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में कहां पर करवाया था? तो मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है? जालोर में। क्वेश्चन पूछा जाता है, सीईटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मलिक शाह की मस्जिद कहां पर है? जालोर में। गागरोन के किले का निर्माण 12वीं सदी में किसने करवाया था? तो बिज्जल देव ने करवाया था। किसने? बिज्जल देव ने करवाया था। मीठा मीठा दूध गाय का होता है, यानी मिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में अवस्थित है। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में झालावाड़ में करवाया था। कहां पर? झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला का निर्माण इंपोर्टेंट 1921 में करवाया था। झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित, झालरापाटन में भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 10वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित कोलवी की गुफाएं कहां पर अवस्थित है? तो झालावाड़ में अवस्थित है। कहां पर है? झालावाड़ में अवस्थित है। और सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हो? 10वीं शताब्दी में। कहां पर? झालरापाटन, झालावाड़ में। और खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष हुआ था? 1770 में। खेतड़ी महल का निर्माण झुंझुनू में किस वर्ष होता है? 1770 में। 1770 में। नाथ संप्रदाय का केंद्र श्रीनाथ जी आश्रम कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में। कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में। नाथ संप्रदाय का केंद्र कौन सा? सरदानाथ जी का आश्रम कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ में है। फिर देखिए, सूफी संत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर है? कमरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? झुंझुनू में अवस्थित है। द्वारकाधीश, सिंघानिया हवेली, नादिन प्रिंस कल्चर और फतेह चंद्र की हवेली कहां पर है? फतेहपुर सीकर में अवस्थित है। कहां पर? फतेहपुर सीकर में है। द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली। पूछ सकते हैं सिंघानिया हवेली, सिंघानिया परिवार ने फतेह हासिल कर ली है दोस्तों। सिंघानिया हवेली। नादिन प्रिंस होगा, वो फतेह हासिल करेगा। फतेह चंद्र है तो फतेहपुर आएगा ही। फिर देखिए, सीकर के फतेहपुर शहर व फतेहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब फतेह मोहम्मद ने करवाया था। फिर देखिए, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतगढ़ को कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और ये किसकी स्मृति में निर्माण करवाया गया था? तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। मंडोर जोधपुर का शहर किस दिशा में अवस्थित है? तो उत्तर दिशा में अवस्थित है, ठीक है जी। मंडोर के बारे में, इसका प्राचीन नाम मांडवपुर था, ठीक है। प्राचीन राठौड़ों की राजधानी था। जोधपुर के शासकों की छतरियां और स्मारक भी यहां पर अवस्थित है, ठीक है। फिर देखिए, माचिया सफारी पार्क कहां पर है? जोधपुर में है। बालसमंद झील भी जोधपुर में। जसवंतगढ़ भी कहां पर है? जोधपुर में। तो जोधपुर में आ जाएंगे, ठीक है। कंसुआ महादेव का मंदिर कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में अवस्थित है कंसुआ महादेव का मंदिर। फिर देखिए, क्या है? कोटा महाराव दुर्जनसाल सिंह की पत्नी जिन्होंने कोटा में किशोर सागर व जग मंदिर का निर्माण 1743 ईस्वी में के मध्य करवाया था। 43 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया था। दुर्जनसाल सिंह की पत्नी जिन्होंने किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण, तो उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो वज्र कुंवर उनका नाम है दोस्तों। फिर देखिए, अबेड़ा महल पार्क तालाब किस जिले में अवस्थित है? तो अबेड़ा महल पार्क और तालाब कहां पर है? कोटा में है, ठीक है। संत आचार्य श्री तुलसी जी का संबंध कहां से था? तो लांडनू नागौर से था। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां पर अवस्थित है? तो नागौर में। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां पर है? नागौर में।
नेक्स्ट पॉइंट, किस दरगाह में हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा कुरान शरीफ रखा है? तो बड़े पीर साहब की दरगाह, बड़े पीर साहब की दरगाह। भगवान आदिनाथ को समर्पित रणकपुर के जैन मंदिर किस शताब्दी में बने? रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में बने थे। किसको समर्पित है ये? भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। कौन से? रणकपुर जी के जैन मंदिर। ठीक है। जवाई बांध पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, उमेद सिंह ने करवाया। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर अवस्थित है? तो बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? 1902 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाए गए लालगढ़ पैलेस का वास्तुकार कौन था? स्टीफन जैकब था। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, स्टीफन जैकब किसके वास्तुकार थे, ये भी हम पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है ना। फिर ये देखिए, कतरिया सर बीकानेर में है। ठीक है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र लालगढ़ पैलेस कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। 19वीं शताब्दी में कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किस शासक ने किया था? तो फतेह सिंह ने किया था। किसने किया था? फतेह सिंह ने किया था कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण। ये देखिए, राजस्थान झील जिसे युद्ध के दौरान 6 वर्षों तक इंपीरियल एवरेज था समुद्री विमान एयर के रूप में उपयोग में लिया गया था, तो राजमंद झील आ जाएगा। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहां पर है? तो बलिच्चा में है। कहां पर है? बलिच्चा में। और यहां पर नेक्स्ट क्या है? किस झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियां का कुछ अंश प्रवाहित किया गया था? तो ये कहां पर है? नक्की झील। कहां पर है? नक्की झील में। कहां पर है? नक्की झील में। सुनहरी कोठी गोल्डन मेंशन कहां पर है? टोंक में है। और इन्हें ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? तो 7 मार्च 1946 को। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, 1954 में बाबा फतेह द्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का निर्माण कहां करवाया गया था, जहां अमावस्या को मेला लगता है? तो गंगानगर में। नेहरू गार्डन किस झील के किनारे अवस्थित है? तो नेहरू गार्डन कहां पर हो जाएगा? फतेह सागर के किनारे। और वह झील जहां सौर वेधशाला स्थापित है जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, फतेह सागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फतेह सागर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्यारे साथियों, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं दोस्तों कल की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी 15 तारीख हो चुकी है, कल 16 है और 17, 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। मैंने कहा था 3rd ग्रेड से पहले आपको कक्षा 10 की पुस्तक कंप्लीट करवा दी जाएगी, तो आपको करवा दी जाएगी दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। पूरी व्याख्या के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं 3rd ग्रेड एग्जाम के बाद। हाई कोर्ट की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की तैयारी करो, चाहे आप आरएस की तैयारी करो, किसी की एग्जाम की तैयारी करो, आपको जरूर यहां पर फायदा मिलेगा दोस्तों। 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। प्यारे साथियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।